हैं आप? कैसे हैं सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। ऐसा है ना, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब आप कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, वो कीवर्ड्स की बेस पे लिखा जाता है, तो कीवर्ड रिसर्च उससे पहले करते हैं और कीवर्ड रिसर्च की फाइल बना के फिर उन कीवर्ड्स को हम कंटेंट में पुट करते हैं, या फिर सिर्फ रिलेटेड टर्म्स और सर्च टर्म्स, उन्हीं टर्म्स को लेके तो हम कंटेंट लिखते हैं। एसईओ की स्ट्रैटेजी क्या होती है, मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप आप काइंडली जो है ना वो गाइड कर दें। अच्छा जी, तो मैंने ये सेशन में शायद से पूछ कर ही रखा था कि आप लोगों को क्या समझना है। तो हाँ मैंने जी। आपको ना वो आज क्योंकि जितनी भी बात असल में ना करनी है देखें, वो हम्म, मैम ने ये कंटेंट करना है पब्लिश, ठीक है। तो उसमें एक तो हम पहले जब उसको लिखेंगे वैसे लिखेंगे, और उसके बाद कीवर्ड्स निकालना और फिर कीवर्ड्स को बीच में पुट करना जरा मुश्किल होता है। मैंने ये प्रैक्टिस की है, मैंने देखा है, तो ये प्रैक्टिस ये ज्यादा मुश्किल है, बजाय इसके कि आप पहले कीवर्ड्स अगर आपके पास हों तो आप कीवर्ड्स से ज्यादा इजीली लिख सकते हैं। बिल्कुल पहले कीवर्ड हो तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ पर क्या वर्ड यूज करना है। बाद में करते हैं तो हम जी कंफ्यूज हो बिल्कुल। जाते हैं कि हमने ये लिखा है, अब हम कीवर्ड को कहाँ एडजस्ट करें। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। एक तो तो कंटेंट का लेआउट तो सारा चेंज हो जाता है फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर दोबारा कर रही हूँ तो हम पहले ऑप्टिमाइजेशन पे ही बात कर लेते हैं फिर। सही। तो आज ना हम सबसे पहले बात करेंगे एसईओ के ऊपर। आपको ज्यादा यही इशू आ रहा था कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है एक कंटेंट की, वो किस तरह की जाती है। ठीक है, अगर मेरी आवाज में थोड़ी सी भी डिस्टॉर्शन होगी तो आप मुझे फौरन बता दीजिएगा कि कोई भी पार्ट मिस ना हो सके। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि जो एसईओ की प्रैक्टिस होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपका एक मेन कीवर्ड होता है जो कि मैम आपको प्रोवाइड करती हैं, और जो बाकी कीवर्ड्स होते हैं ना वो आपको खुद सर्च करने होते हैं गूगल के प्रिडिक्टिव टेक्स्ट से। ठीक है, इतना आप लोगों को आई होप पता हो, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ एक बार कि जैसे आपका एक मेन कीवर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, आप ज्यादातर इस इन्हीं बातों पे लिख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने ब्लॉग देखे हैं आप लोगों के। क्या है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में अगर आप उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाकर सर्च करोगे ये जो मेन कीवर्ड आपको मिला है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ना गूगल हमें प्रिडिक्टिव टेक्स्ट शो करने लग जाता है, जिससे हम अपने सेकेंडरी कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर क्या सही। बात हो रही है, लोग लोग किसके बारे में सर्च कर रहे हैं, टेम्पलेट के बारे में भी, पीपीटी के बारे में भी, स्मॉल बिजनेसेस के बारे में भी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, रियल स्टेट के बारे में भी सर्च कर रहे हैं। तो ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, इसको हमने ना कंटेंट में यूज करना होता है, या तो हम इसको एज अ हेडिंग यूज करते हैं या कहीं ना कहीं बॉडी में यूज करते हैं। ठीक है, एक तो आप जो है ना रिलेटेड कीवर्ड्स इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरी तरह ये होता है कि आप जब यहाँ पर गए नीचे, आप ये देखते हो कि लोग क्या पूछ रहे हैं, तो आप ये देखते हो ना कि लोग क्या पूछ रहे हैं इसके बारे में, पीपल आस्क वाले सेक्शन में से, तो आप यहाँ से भी जो है ना हेडर्स निकाल सकते हो। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 5 C's क्या है सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको आप हेडिंग की फॉर्म में यूज कर सकते हो। इस तरह से ना आपको हेडिंग्स को बनाना आसान हो जाता है, जब आपको ये पता चलता है कि लोग क्या चाह रहे हैं आपसे सुनना या आपके पीस ऑफ राइटिंग से पढ़ना। उसके अलावा हमारे पास रिलेटेड सर्चेज होती हैं, यहाँ पर वहां से भी आप क्या कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो कि आपने हेडिंग किस तरह से यूज करनी है और आप रिलेटेड कीवर्ड को किस तरह से टारगेट कर सकते हो। एक तो बात हो गई है। उसके अलावा आप क्या करते हो कि जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना, इसके रिलेटेड लोग ये भी सर्च कर रहे होंगे, सोशल मीडिया की जगह ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी सर्च कर रहे होंगे। ठीक, तो आपने क्या करना होता है कि आपने ना वो सारे वर्ड्स देख के सर्च करने होते हैं जो कि लोग सर्च कर रहे होते हैं। आपकी जो एसईओ होती है ना कंटेंट की, उसमें बेसिकली यही यही होता है कि एक तो आपने सर्च इंजन को फोकस करना होता है, जो सारे रूल्स हमें गूगल ने बताए हुए हैं रैंक करने के लिए उसको फोकस करना होता है, और दूसरा आपने रीडर को अहमियत देनी होती है कि रीडर क्या पढ़ना चाह रहा है, रीडर को क्या चाहिए। तो आप ना उससे रिलेटेड हर चीज को ना सर्च कर लेते हो। ठीक है, उसके अलावा आप बहुत से टूल्स भी यूज कर सकते हो। अभी हम सिर्फ मैनुअल की बात करते हैं। ठीक है,
आपका जो एसईओ होता है ना, मेन कीवर्ड आपने फाइंड किया, मेन कीवर्ड आपके पास होता है, फिर आपका काम होता है सेकेंडरी कीवर्ड्स फाइंड करना। सेकेंडरी कीवर्ड्स को जब आप फाइंड कर लेते हो ना, तो आपको पता होता है कि मैंने, आप काफी हद तक ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपने हेड में क्या क्या चीज यूज करनी है, हेड आपने बनानी किस किस किस, जब आप पूरी रिसर्च अच्छे तरीके से करते हो ना, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि किस जगह पर किसी कंटेंट में कितनी आ रही है, और मैं उसको अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके बेहतर बना सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि एक आपका मेन कीवर्ड होता है, एक सेकेंडरी कीवर्ड होता है। सबसे पहले एसईओ में जो चीज फोकस की जाती है ना, तो ये है कि आपका जो कंटेंट है ना, वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। हाई क्वालिटी कंटेंट अगर आपका नहीं होगा और वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी होगा, तो आपका कंटेंट कभी रैंक नहीं करेगा। नो मैटर आपने कितनी अच्छी एसईओ की है, अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे अपने कंटेंट में, तो क्या होगा कि गूगल जो है आपके कंटेंट को रैंक नहीं करेगा। आपकी एसईओ में सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपका जो कंटेंट है ना, वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। हाई क्वालिटी कंटेंट आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो जो हमारा आर्टिकल होता है ना, उसमें सबसे पहले हमें हेडिंग लिखनी होती है। ठीक, हेडिंग के पार्ट को ना आपने हाई क्वालिटी बनाने के लिए या अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अटेंशन ग्रैबिंग बनाने के लिए, आप क्या करते हो कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हो तो कि लोगों को की अटेंशन को ग्रैब करते हैं और उनको परसुएट करते हैं कि वो आपके आर्टिकल पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हो आप, हेडिंग में या तो नंबर्स यूज करते हो, या तो पावर वर्ड्स यूज करते हो, या किसी क्वेश्चन से हेडिंग को शुरू करते हो। इस तरह की चीजें आप यूज करते हो। ठीक है, और दूसरी बात, जो आपकी हेडिंग का कैरेक्टर्स के नंबर होते हैं ना, आपकी जो हेडिंग है ना, वो 65 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 65 कैरेक्टर्स गूगल पर विजिबल होते हैं, जब हम सर्च करते हैं तो वेबसाइट से बाहर हमें सिर्फ 65 कैरेक्टर्स ही नजर आ रहे होते हैं। तो आपने 65 कैरेक्टर्स को ही फोकस डाउन करना है, और इससे ज्यादा कोशिश करना है कि आपके जो करेक्टर है ना हेडलाइन में, वो ना आए। ठीक हो गया। उसके अलावा एक टूल के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हेडलाइन को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। हम चलेंगे गूगल पर, और यहाँ पर मैं आपको ना लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर आपने जाके लिखना है कोश टूलर हेडलाइन एनालाइजर। ठीक है, यहाँ पर आपने हेडलाइन एनालाइजर पे अपना जो हेडलाइन है उसको चेक करना है कि उसका एसईओ स्कोर क्या है। ये इतना अच्छा टूल है, यहाँ पर ना आप साइन इन करके अपने जो आर्टिकल की हेडलाइन है ना, उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये स्कोर बता देता है कि आपका एसईओ स्कोर क्या है। ठीक है, अभी मैं इसको साइन इन कर रही हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। इसका फ्री प्लान भी आप फ्री में यूज कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पर ना हम जाकर लिखते हैं, अच्छा जी, यहाँ पर हम लिखते हैं स्टार्ट अ न्यू हेडलाइन, लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये सारे सर्च किए हुए ऑलरेडी। अगर हम यहाँ पर ये सर्च करें, then we एक आवाज नहीं आ रही। वॉइस आ रही है मेरी? जल्दी से इन्फॉर्म कर दे अभी वॉइस, आई है ठीक है आप। पहले। अब अभी आई है, पहले नहीं थी आ रही, अब सही है। ओके जी, ना इस टाइटल में हम चीज ऐड करके देखते हैं इसको कि स्कोर क्या आता है। तो आपने पहले क्या लिखा था, 10 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। अब आगे मैंने लिख दिया यू मस्ट नो, क्या आपको इस बार इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसका स्कोर क्या आता है। 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर एक और वर्ड ऐड करते हैं, और वर्ड हमने ऐड कर दिया, और इसको हम देखते हैं कि हम इसका स्कोर है ना, वो किस तरह का आ रहा है। यहाँ पर ना आप अपने आपकी हेडलाइन आवाज स्कोर फिर को चली चेक कर जाती है सकते और फिर आ जाती है। हैं। आप लोगों की तरफ से नेट का इशू तो नहीं है? तो नहीं है, बाकी के साथ भी हो रहा है शायद। अच्छा जी, अब ठीक है मेरी वॉइस?
जी अब ठीक है। ओके जी। तो ये वाला जो टूल है ना, आप इसको यूज कर सकते हैं हेडलाइन को एनालाइज करने के लिए, एसईओ स्कोर को देखने के लिए। आपका जो स्कोर है ना 80+ होना चाहिए यहाँ पर। जब आपके ये जो ग्रीन इंडिकेटर शो हो जाएगा, इस मतलब आपकी जो हेडलाइन है ना वो आप आराम से यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। इसको इसका क्लिक थ्रू रेट भी ज्यादा होगा, और ये फाइन है ये हेडलाइन यूज करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नीचे आए ना, तो ये आपको ये भी बता देगा इसका करेक्टर काउंट क्या है। ये इसने बता दिया 63 कैरेक्टर्स हैं, जबकि मैंने आपको कहा था कि 65 होने चाहिए। तो 63 हो गए या 65 हो गए, इसने हमें अच्छा स्कोर दे दिया। उसके बाद क्या है कि ये 11 वर्ड्स को यूज कर रहे हैं हम इसमें। उसके बाद अगर हम यहाँ पर नीचे देखें ना, तो ये सजेशन हमें नहीं देगा फ्री वर्जन में। फिर ना ये कॉमन वर्ड्स के बारे में बता देता है, इमोशनल वर्ड्स के बारे में बता देता है, पावर वर्ड्स के बारे में बता देता है। तो आपने ना इस मिक्सचर यूज करना होता है वर्ड्स का यहाँ पर अपनी हेडलाइन पे। ये वाला आप जो है ना टूल, इसको नोट डाउन कर लें ताकि आप इसको बाद में यूज करें हेडलाइन की एसईओ के लिए। उसके बाद ना आपके हाई क्वालिटी कंटेंट में अगर देखा जाए ना, तो आपका इंट्रो सबसे पहले आता है। तो इंट्रो में आपने क्या करना होता है कि आपका इंट्रो इतना ज्यादा टेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, उसमें आपने फौरन से हुक डाल देनी है। यानी कि आपने कोई ऐसी बात लिख देनी है कि रीडर पढ़ के सोचे कि ये वो आर्टिकल है या ये वो बात है जो मुझे जरूर पढ़नी चाहिए। जैसा कि आजकल सबको शौक होता है ऑनलाइन अर्निंग का, तो आप क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं, डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। इफ यस, तो ये जो ब्लॉग है वो आपके लिए है, ठीक है। जिस तरह से इसको एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो यूट्यूबर्स क्या करते हैं, सबसे पहले कोई 2-3 बातें ऐसे करते हैं कि हमें फौरन से लगता है कि हमें ये वीडियो देखनी चाहिए। तो आपने क्या करना है कि आपने हुक डालना है, अपनी ऑडियंस को ये बताना है, उनसे कम्युनिकेट ये बात करनी है कि ये आर्टिकल में आपको ये चीज मिलेगी, अगर आप ये सीखना चाहते हैं और ये चीज जानना चाहते हैं तो आप एंड तक आर्टिकल पढ़ें, ठीक है। इस तरह से ना अपने इंट्रो को हुक के जरिए ऑडियंस को बांधना होता है, उनके अटेंशन को ग्रैब करना होता है। तो इंट्रो को आप इंगेजिंग बनाएंगे। इंगेजिंग किस तरह से बना सकते हैं कि आप जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कन्वर्जेशनल टोन में, मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये कर लें ये कर लें ये कर लें बस ये ठीक हो गया। जब आपसे आराम आराम से बात कर रही हूँ या एक्सप्रेशन दे के बात कर रही हूँ ना, तो इसी तरह आप ना वर्ड्स को यूज इस तरह से करते हैं कि आपके रीडर को लगे कि आप उसके पास बैठे हुए हैं और उसको समझा रहे हैं। जैसे टीचर्स लेक्चर को तैयार करके स्टूडेंट को डिलीवर करना, तरह आपने ज्यूम करना है खुद को कि आप टीचर हैं और आपके रीडर्स जो है ना आपके स्टूडेंट्स हैं और उनको कुछ नहीं पता। आपने जब एक टॉपिक डिस्कस करना है तो ए से लेके जी तक सारे का सारा उनको बताना है, ठीक है, बिल्कुल समझाने के अंदाज में। तरह से आप इंट्रो को लेकर चलते हैं और थ्रू आउट द बॉडी केजिंग बनाने के लिए इस तरह की टोन यूज करते हैं जैसे कन्वर्सेशनल हो, और वो ज्यादा फॉर्मल भी नहीं होती है। आपने ज्यादा फॉर्मल वर्ड्स नहीं यूज करने होते, आपने ऐसे ही बात करनी होती है जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो या किसी को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से आप ना बॉडी को लेकर चलते हो जिससे आपके जो रीडर है ना वो आपके साथ इंगेज रहता है। उसके बाद ना एक पॉइंट जो आपका हाई क्वालिटी कंटेंट में आता है ना, कि आपने ना अपनी ऑडियंस के लिए लिखना है। आपने हमेशा अपनी ऑडियंस को अपनी माइंड में रखना है। आपने ये देखना है सबसे पहले कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है ना कि डेमोग्राफिक्स क्या है। यानी कि वो बंदा तो नहीं जो यूएसए में बैठ के पढ़ेगा, या वो है जो पाकिस्तान में बैठ के पढ़ेगा, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी में और यूएसए की मेंटेलिटी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। उनके यहाँ कल्चर और है, हमारे यहाँ कल्चर और है। तो जो ब्लॉग ओनर होता है ना, हमारे ज्यादा ब्लॉग ओनर टारगेट करते हैं यूएसए की मार्केट को ही। तो आपने अपने ऑडियंस के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है, उनके डर क्या हैं, उनके खौफ क्या हैं, उनके डिजायर्स क्या हैं, वो क्या चीज जानना चाहते हैं, और उसी बात को फिर आप अपने आर्टिकल में ना डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले तो टारगेटेड ऑडियंस को देखना है, ठीक है। तो टारगेटेड एक्सक्यूज ऑडियंस को आप मी किस तरह से पहचान सकते हैं, आपने जो एक्सक्यूज मी बोले। मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन। मुझे ये पूछना, मतलब ये जो टारगेट हम ऑडियंस को करते हैं, तो इस ऑडियंस को मतलब हम किस तरह से, कोई स्पेसिफिक वे है कि किस तरह सर्च करेंगे कि उनकी इंटेंट किधर जा रही है? वो गूगल के जो आर्टिकल्स हैं उन्हीं से इंटेंट समझ आएगी या कोई और वे? अच्छा, तो आप ये पूछ रही हैं कि आप ऑडियंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें ना,
हाँ तो जी। फर्ज करें कि एक बंदा है, वो ये सर्च कर रहा है गूगल पे जाके, और आप टॉपिक ये है कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, क्या आपका टॉपिक है जो आपको असाइन किया गया है, और एक बंदा ये सही। सर्च कर रहा है जाके। तो आप सही है। इसको सोच के अंदाजा लगा सकती हैं कि वो बंदा जो है ये सीखना चाहता है कि ब्लॉग पोस्ट क्या होती है। तो इसको ये नहीं पता कि क्या चीज है ये, तो आपने इसको स्क्रैच से सिखाना है। लेकिन अगर कोई ये सर्च कर रहा होगा ना, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉग पोस्ट, तो इसका मतलब ये है कि उसको ब्लॉग पोस्ट के बारे में पता है, उसको उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता है। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखते हैं। उसको ये मसला आ रहा है कि मैं इंट्रोडक्शन जो लिख रहा हूँ वो अच्छा नहीं लिखा जा रहा मुझसे, तो मैं किस तरह से अपने इंट्रोडक्शन को बेहतर बना सकता हूँ। तो फिर आप उसी स्पेसिफिक बात पे अपने आर्टिकल को लिखेंगे, जनरल नहीं करेंगे उसको। ठीक, समझ आ गई है? सही। यस, गॉट इट। थैंक यू। ओके जी। तो इस तरह से ना आपने अपनी ऑडियंस को माइंड में रखना होता है, और आपने ना अपने बिलीव्स जो है ना उनको बिल्कुल साइड पे रखना होता है। ये नहीं आपने देखना होता कि मुझे ये पता है या मेरा पर्सनल थॉट ये है और मैं ये ऑडियंस पे इम्पोज कर दूं। इस तरह से नहीं आपने करना। आपने साइंटिफिक रिसर्च को लेके चलना है। जो आप रिसर्च कर रहे हो चीज, उसमें लिखना है अपने बिलीव्स को, अपने थॉट्स को। आप ज्यादा इजहार नहीं ऑडियंस के साथ, उनको सिर्फ फैक्ट्स पे जो है ना और लॉजिक पे आपका कंटेंट चाहिए। आपके पर्सनल व्यूज नहीं चाहिए। आप बिल्कुल थोड़ा सा अपनी स्टोरी शेयर करते हो रीडर के साथ कनेक्ट करने के लिए, लेकिन आप ज्यादा जो है ना वो नहीं यूज कर सकते। क्या उसके बाद क्या है कि आपने क्या करना है, इंगेजिंग जो है ना अपने कंटेंट को रखना है। आपके साथ ना इंगेजिंग वाली बात मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि आपने ना अपने कंटेंट को इस तरह से लिखना है कि एक बंदा है जी। तो हम ना इंगेजिंग वाला पॉइंट कर रहे थे। इंगेजिंग आपने इस तरह से बनाना है अपने कंटेंट को, ठीक है। और आप ना इसमें कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं जो एक्सप्रेशन का इजहार करते हैं। जैसे कि हम अगर किसी को कहें राइट, यानी राइट के आगे कुछ लगा दें, तो हम उससे पूछ रहे होते हैं कि हाँ भाई समझ आ रही है। बाद आप ये कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्साइटिंग। ये तो आपने कोई बात की है, वो रीडर को एक्साइटेड लग रही है, एक्साइटिंग कर रही है, तो आप उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दें। इस तरह के जो छोटे छोटे वर्ड्स हम एक्सप्रेशन के इजहार के लिए यूज करते हैं ना, वो आप यूज करेंगे अपने कंटेंट में। तो क्या होगा कि जो रीडर है वो इंगेज कर पाएगा। इसके अलावा आप कुछ ना क्वेश्चंस कर सकते हैं रीडर से। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आप इंक्लूड करते हैं ना, तो कल तब गिना जाएगा जब आप सिर्फ वो बात लिखेंगे जो कि रीडर जानना चाहता है। ठीक है, हमें अपनी टॉपिक को जो है स्पेसिफाई करना है, उसी पे फोकस रहना है। किसी जनरल बात को अपने टॉपिक में इंक्लूड नहीं करना। जिस स्पेसिफिक टॉपिक पे आप लिख रहे हैं ना, सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका जो रीडर है वो आपके पास एक स्पेसिफिक टॉपिक को जानने के लिए आया है, उसको इधर उधर की बातें नहीं चाहिए। फिर आप क्या करना है, तो आप रिसर्च है ना, तो आपने क्या करना है, आउटलाइन बनानी है। अपने रिसर्च के बाद आउटलाइन बनानी है। आप समझे, आप टीचर हैं, आपने एक बच्चे को समझा, आपने सर्च किया, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया एज अ राइटर। फिर क्या किया, आपने ये डिसाइड किया कि आपने वो जो बच्चे हैं उनको पहले क्या समझाना है, उसके बाद क्या समझाना है उनकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपने कौन से पॉइंट को डिस्कस करना है। तो आप इस तरह से एक आउटलाइन प्रिपेयर करेंगे, और आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी फिर कि आपको कौन सी बात पहले करनी चाहिए, कौन सी बाद में करनी चाहिए, और किस फ्लो में लेकर चलना चाहिए आपकी जो है कंटेंट उसको। फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप हाई क्वालिटी कंटेंट आपका गिना जाता है अगर आप जो है ना ऐड कर दें ट्रस्ट फैक्टर्स को। ठीक है, ट्रस्ट फैक्टर्स अब क्या होते हैं? ट्रस्ट फैक्टर्स ये होते हैं कि आप ना जिधर से कंटेंट को सर्च कर रहे हैं और कोई अच्छी बात लगी है, कोई रिसर्च हुई है, या कोई इस तरह की बात जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, या कोई बहुत ही एक्सपर्ट बंदे ने ये बात की है, आप उसको कोट करें
और उस फिर उस जो बात के साथ है ना उस बंदे का रेफरेंस दें कि ये अथेंटिक पर्सनैलिटी है, इसने ये बात कही है, ठीक है। इसके अलावा आप उस बंदे को बैक लिंक भी देख सकते हैं उसकी वेबसाइट को। इसके अलावा क्या करते हैं आप, अपने जो आर्टिकल है ना इंट्रोडक्शन में आप कोई फैक्ट ऐड करते हैं। फैक्ट आप किस तरह से ऐड करते हैं, आप जाते हैं स्टैटिस्टा पे। स्टैटिस्टा पे जब आप जाते हैं ना तो आपको यहाँ पर ना बहुत सारे स्टैट्स मिल जाते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पर ये भी सर्च करेंगे ना कि फ्रीलांसर्स कितने हैं पाकिस्तान में या थ्रू आउट द वर्ल्ड कितने लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ये हमें ना कुछ शो कर देगा। अभी हम फिलहाल ना सर्च कर लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि आपके ज्यादातर जो हैं लोग उनका जो टॉपिक है वो यही था। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में मैं देखती हूँ कि ये स्टैटिस्टा इस पे किस तरह के स्टैट्स मौजूद हैं। जी यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर अगर हम सेकंड वाले स्टैट्स को देखें ना तो यहाँ पे लिखा हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज्ड बाय मार्केटर्स वर्ल्ड वाइड। और ये किस साल की स्टडी है, 2023 की, यानी इसी साल की है। इसको अगर हम खोल के पढ़ लेंगे ना तो हमें आइडिया हमारे ब्लॉग पोस्ट में शामिल होनी चाहिए नहीं। तो ये अगर आप इसको ऐड करेंगे ना अपने वर्ड में लिख करके क्या स्टडी हुई थी ये और क्या उन्होंने फाइंड किया था इस स्टडी से, तो यहाँ पर अगर हम पढ़े, यहाँ पर देखें तो एज ऑफ जनवरी 2023 फेसबुक वाज द मोस्ट कॉमन यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमंग मार्केटर्स वर्ल्ड वाइड। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो मार्केटिंग है फेसबुक पे सबसे ज्यादा हो रही है। तो आपने क्या किया इस बार, लफ्ज में लिखा, और ये जो है को इंटरनल लिंक को ऐड कर दिया, सॉरी इसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आपका रीडर पढ़ेगा ना इसको तो उसको लगेगा कि आप बात जो कर रहे हो ना वो हवा में नहीं कर रहे, वो आप किसी ठोस सबूत के बेस पे कर रहे हो, ठीक है। तो वो इसको भी फिर विजिट कर सकता है और मजीद यहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। तो इस तरह से आप अपना बैक लिंक ऐड करते हो किसी अथॉरिटेटिव वेबसाइट का या किसी स्टेट का। इसके अलावा अगर आपको स्टेटिस्टिक्स पे कुछ मिल रहा ना तो आप जा सकते हो गूगल पे। गूगल स्कॉलर पे जाओगे आप और रिसर्च करोगे अपने टॉपिक के से रिलेटेड अच्छी आप रिसर्च होगी ना। उतना अच्छा और उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा आपके पास लोगों को समझाने के लिए, यानी आपके रीडर्स को समझाने के लिए। हम गूगल स्कॉलर पे आते हैं, यहाँ पर मार्केट, यहाँ पे ना हमें यहाँ पर कुछ है ना लिंक, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जो है ना आर्टिकल तो एक के आपने बात की है ना, जो आर्टिकल है ना वो ये जो डालना है ना जरूरी। किसी पर्सनैलिटी का कोट उसे हमने ऐसे वाले पार्ट पे मुकटे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर, यस क्लियर है। ओके जी। अच्छा जी, आप ना हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप ऐसी किस तरह से कर सकते हैं अपने आर्टिकल के लिए। आपने क्या किया, प्राइमरी कीवर्ड आपके
वो सारी बातें अपने आर्टिकल में यूज की, वो सारे अल्फाज यूज किए जो कि लोग गूगल पे जाके पूछते हैं ना, फिर आपका आर्टिकल रैंक करेगा, अदरवाइज आपका आर्टिकल रैंक नहीं करेगा। तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले तो आपकी हेडलाइन होती है ना, देख लेते हैं। आ गई है मैम। अच्छा जी, मैं ये कह रही थी कि आपने एक बार अपने फोकस कीवर्ड को यानी कि अपने प्राइमरी कीवर्ड को यूज करना होता है हेडलाइन में एज इट इज, उसका अल्टरनेटिव यूज नहीं करना, एज इट इज लिखना है। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन में एज इट इज लिखना है आपने उसको एक बार। फिर क्या करना है आपने, आप तो इंट्रोडक्शन है ना, फर्स्ट 100 वर्ड्स, उसमें आपने अपने फोकस कीवर्ड को एज इट इज लिखना है। इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट पैराग्राफ में, या फर्स्ट 100 वर्ड्स में। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका जो फोकस कीवर्ड है ना, इसको यूज करना है। फिर उसके बाद क्या आता है कि आपने एक बार ना या तो हेडिंग में यूज करना होता है या सब हेडिंग में यूज करना होता है। आप हेडिंग का आइडिया कहाँ से ले सकते हो, कल आसपास से में से, या आंसर द पब्लिक में जाएं। आंसर पब्लिक में आपको क्वेश्चंस वो मिल जाएंगे जो कि लोग सर्च कर रहे हैं आपके कीवर्ड के हवाले से, आपको आसानी हो। तो यहाँ पर जाके सर्च करें आंसर द पब्लिक। यहाँ पर हम आके ना फोकस कीवर्ड को लिखते हैं और यहाँ पर ना हमें बहुत सारी वेरिएशंस दी जाती हैं हमारे कीवर्ड से रिलेटेड। यहाँ पर मैं कर लेती हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ ना, बोले आप मुझे voice आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने क्वेश्चन ये पूछना था, कई दफा हमें ऐसा टाइटल देते हैं, ऐसा दिया जाता है प्राइमरी कीवर्ड, जैसे 15 रीजन व्हाई योर वेबसाइट हैज नॉट गेटिंग इनफ ट्रैफिक। अब अगर हम इस प्राइमरी कीवर्ड को हर जगह ठूस रहे हों, हेडलाइन में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, इंट्रोडक्शन में, तो ये ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं आ सकता ना। जैसे वो मेटा डिस्क्रिप्शन में तो चलो आ गया, इंट्रोडक्शन में बार बार 15 रीजन वाई, 15 रीजन वाई, तो क्या हम अपना प्राइमरी कीवर्ड थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि वो इतना अजीब स्टफिंग भी ना लगे। आप अपना ना कीवर्ड रिपीट करें, 15 reasons 15 why रीजन your वाई website is not getting traffic। हाँ, इनफ ट्रैफिक। अच्छा, इन एज इट इज यूज कर लेंगे, फिर बाद आपको एज इट इज मेथड में भी यूज कर लेंगे। आप एज इट इज इंट्रोडक्शन में भी इस तरह से यूज करती हैं। इन दिस आर्टिकल यू विल लर्न अबाउट 15 ways, ये जो आप पूरा जो है अगर वन और एक दो दफा इसको सब भी देना होता है, तो फिर उसमें क्या करेंगे? सर आपको लग रहा है ना कि आप कीवर्ड है वो सब हेडिंग्स में नहीं आ सकता या हेडिंग में नहीं आ सकता, तो आप भी कर सकते हैं। आपके पास वेबसाइट पे आई थिंक रैंक मैथ